नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो मैंने बात कही थी उसको पूरा करते हैं। और मैंने कहा था कि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में दावा और दलील जो होती है, दावा और दलील से सवाल, ऐसे सवाल आएंगे जो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। और 4, 5, 2, 3 अगर सवाल आपसे गलत हो गए, 3 भी सवाल गलत हो गए, आप फाइट से फ़ौरन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फ़ाइट बहुत अच्छी होने वाली है। और जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, इस टीजीटी के एग्ज़ाम में और इसके अलावा जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम में आप मान के चलिए जीआईसी में कम से कम 10 क्वेश्चन दावा और दलील से आने के चांसेस हैं और 15 के आसपास क्वेश्चन टीजीटी में आने के चांसेस हैं। या तो दावा और दलील दे देंगे या फिर आपके सामने पहला और दूसरा करके दे देंगे। पहला कथन दे देंगे, दूसरा कथन दे देंगे। ये उर्दू में और हर सब्जेक्ट में आयोग के आदेश के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें बुद्धि का परीक्षण हो सके और बच्चे ने सिलेबस अपना कवर किया है या नहीं किया है। अब आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। और टीजीटी के सारे बच्चों को, जीआईसी के सारे बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सीट जो है वो खाली टीजीटी और जीआईसी की, टीजीटी की तो नहीं रहेगी बट जीआईसी की नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। दूसरी बात, आपको मालूम है अपनी किताब शाहीन जो है उसको पढ़ सकते हैं और उसका ज़रूर स्टडी कीजिए। ये किताब आप देख लीजिए, ये अपनी किताब शाहीन है और इसमें जो नंबर यहाँ दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट करके इसको ज़रूर मंगाइए। टीजीटी का एग्ज़ाम 2025 या 26 का कोई भी एग्ज़ाम उर्दू का आप दे रहे हैं तो इससे प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा। इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उनको ज़रूर रटिएगा। जो हमारे क्लास आते हैं और जो आ चुके हैं वो सभी क्लास, चाहे टीजीटी, जीआईसी, एलटी, मैंने जो भी पढ़ाए हैं वो सभी क्लास आपको देखना अनिवार्य है अगर एग्ज़ाम निकालना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखें ना देखें, तो अपना बस सजेशन देना काम है। आप उनको ज़रूर देखें तो आपका 100% फ़ायदा होगा और सिलेक्शन भी आपका होगा। दूसरी चीज़, अभी 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी टीजीटी के अंदर जो है वो 23,000 नए पद लाने जा रही है। उसमें उर्दू की कितनी वैकेंसी होंगी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अच्छी खासी होने वाली है उसमें भी। और जो एग्ज़ाम 2 महीने बाद जो कह रहे हैं कि वैकेंसी हम लाने वाले हैं, उसमें याद रखिएगा जीके जीएस अनिवार्य कर दिया जाएगा और पेपर 100 क्वेश्चन का हो जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन जीके जीएस के अनिवार्य होने वाले हैं। आइए हम लोग अपना बात करते हैं, शुरू करते हैं। पहला दावा है, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को खुदी का दर्स दिया है। क्या दावा सही है? अब आगे देखिए, क्या दावा ठीक है? यहाँ से आप देख करके चलिए। दलील ये दी गई है कि उनकी शायरी में खुद अमादी और बुलंद हौसले का पैगाम नुमाया है। क्या दावा सही है या दलील सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? अब यहाँ ऑप्शन देखिए और ऑप्शन भी ज़रूर पढ़िएगा। अब ये दावा दलील के जो ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शन भी थोड़ा चेंज होकर के आने लगे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं दिखता है तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ऊपर बढ़ा करके थोड़ा सा। तो इसमें दावा ये कि दावा सही है और दलील गलत है, दलील सही है और दावा गलत है, साथ साथ में दावा सही है और दलील भी सही है, या फिर दोनों चीज़ें गलत हैं, दावा भी गलत दलील भी गलत। अब एक नए तरह का ऑप्शन भी आने लगा है, हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन आपको दिया जाए कि दलील सही है और दावा गलत है लेकिन वजाहत भी गलत है, या ऐसा हो सकता है दलील सही है, दावा सही है और वजाहत भी सही है। तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बहरहाल आप अगर इसे देखेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें आपके सामने सही होने वाली हैं, दावा भी ठीक है और दलील भी ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से सीखिए कि अल्लामा इकबाल ने एक चीज़ तो आपको मालूम है कि नौजवानों को खुदी का दर्स दिया है। आपको मालूम होगा जब इन्होंने रूस जो है यूरोप में बैठ करके पहली अपनी नज़म जो तलवालीगढ़ के नाम लिखी थी, उसमें ही नौजवानों को खुदी और फ़लसफ़े की तरफ मुखातिब करने की बात कही। दूसरी चीज़, जब हम कुछ काम कर रहे होंगे, अपने आप में कुछ कर रहे होंगे, तभी हम आपसे कहेंगे भी, जब हम 8 घंटे स्टडी करेंगे तब हम आपसे कहेंगे कि 8 घंटे की आप स्टडी कीजिए तो निकलेंगे। वही चीज़ दलील में कही गई है कि उनकी शायरी जो है वो खुद अमादी यानी खुद बुलंदी हौसले का पैगाम देती है। वो खुद भी खुदी परस्त थे, नौजवानों को इसी वजह से वो खुदी का पैगाम देते थे। तो अगर वजाहत भी पूछी जाती तब भी ठीक होती, यानी दावा भी ठीक, दलील भी ठीक और उसकी वजाहत भी ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ऐसा आ जाए कि वजाहत भी अगर है तो ये ठीक रहेगा। पकड़ने की कोशिश कीजिए। और मैंने कहा था कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो हम आपके सामने करवा दें, जिससे आपका काम आसान हो जाए। अगला देखिए, अगला दावा ये किया गया है कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू गज़ल के अजीम शायर थे। क्या दावा ठीक है? आगे देखिए, उनके अशार में फ़लसफ़ा, इश्क और ज़िंदगी की गहराई पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। एक बात क्लियर आपको समझ में आई होगी कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू गज़ल के अजीम शायर थे, ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिल्कुल अजीम शायर हैं और अजीम थे नहीं, प्रेजेंट टाइम में भी वही सबसे ऊपर माने जाते हैं। दूसरी चीज़, उनके अशार में फ़लसफ़ा होता है, इश्क होता है, ज़िंदगी की गहराई पाई जाती है। भाई यही 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से इनकी गज़ल जो है वो अज़ीम शायर ये कहे गए हैं।
चूँकि दूसरे शायरों में ज़िंदगी की गहराई या तो मिलेगी तो फिर फ़लसफ़ा नहीं मिलेगा, और फ़लसफ़ा ही सबसे अहम, गज़ल से भी ऊपर, शायरी से भी ऊपर जो है वो फ़लसफ़ा को ही माना जाता है। अफ़लातून ने तो शायरी से ऊपर फ़लसफ़े को रखा है। तो फ़लसफ़ा अगर शायरी में है तो ऑटोमेटिक शायरी से वो शायरी में अज़ीम शायर कहा जाएगा। तो यहाँ पर दावा ठीक है और दलील भी ठीक है। देखिएगा, दावा ठीक है, दलील ठीक है, और अगर वज़ाहत पूछी जाती तो वज़ाहत भी ठीक है। ये चीज़ भी आप देखिएगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन आपस में है। कनेक्शन क्या है कि गज़ल अज़ीम शायर हैं, और किन वजह से हैं, तो फ़लसफ़ा, इश्क और ज़िंदगी। लेकिन वज़ाहत जो है वो ठीक नहीं होती, और दलील भी ठीक नहीं होती। अगर इसको दलील को यूँ कर दिया जाता कि इनके अशार में इश्क के गहरे मरासिम पाए जाते हैं और ज़िंदगी की उदासी बयान होती है। अगर ये बात होती तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इन वजह से उदासी पहली बात तो नहीं, दूसरी चीज़ जो है उनकी गज़ल जो है, ये दलील भी ठीक हो जाती, लेकिन फिर उसका कनेक्शन ऊपर वाले से नहीं रह जाता। ये चीज़ आपको याद देखना थी। अगला सवाल देखिए, अगला दावा है कि उर्दू अदब में नावल की बड़ी अहमियत है। आप एक बात याद रखिएगा, आप में से कोई भी बच्चा कमेंट करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कहीं भी आए तो नहीं हैं, चूँकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाए हैं और अपनी किताब शाहीन है। अब इसका जो अगला एडिशन कभी भी आएगा फ्यूचर में, तो उसमें दावा और दलील का प्रैक्टिस सेट भी शामिल किया जाएगा और बहुत गहरा शामिल किया जाएगा। पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हम अपने ही बनाकर लाते हैं, ताकि अपनी किताब को और अच्छे से बढ़िया तरह से किया जा सके, तो जो शाहीन है उसको अच्छा किया जा सके, इस वजह से। तो ये सवाल कहीं आए हुए नहीं हैं, हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए खुद मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। सवाल ये है कि उर्दू अदब में नावल की बड़ी अहमियत है। ठीक है, नावल की बड़ी अहमियत है, बिल्कुल है, क्योंकि नावल को अगर हटा दिया जाए तो पूरा धड़ाम से उर्दू अदब गिर जाएगा, क्योंकि दास्तान और अफसाने के बीच की जो कड़ी है, रीढ़ है, वो नावल है। तो ये चीज़ ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक है। अदब में इसकी जो है बड़ी अहमियत है। अब अगला पॉइंट ये दिया है, दलील ये दी है कि नावल माशरती मसाइल और इंसानी जज्बात की अक्कासी करते हैं। क्या दलील ठीक है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक बार सोच लीजिएगा, देख लीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ से पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्या दावा सही है, दलील गलत है, दलील सही है, दावा गलत है। मतलब आपको ये बताना है क्या ठीक है, या फिर दलील सही है, दावा भी सही है, या फिर दावा गलत है, दलील गलत है। इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछिए कि उर्दू अदब के जो है नावल अगर आप छोड़ दो, अगर कोई और भी सिन्फ होती, गज़ल होती, मसनवी होती, दास्तान होती, क्या कोई एक भी सिन्फ ऐसी है जिसकी अहमियत उर्दू अदब में नहीं है? अगर हटा दोगे तो वो क्या उर्दू में नुकसान नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। तो नावल अगर ना भी होता, अफसाना यहाँ पे होता, गज़ल होता, मसनवी होता, तब भी ये बात कॉल ठीक ही रहता। ये बात तो क्लियर है। अब बड़ी अहमियत क्या सिर्फ इतनी ही बातों से इनकी है नावल की, कि इन्होंने माशरती मसाइल और इंसानी जज्बात की अक्कासी की? क्या इन्हीं के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं किया है? इनकलाबी जो है चीज़ों को नहीं नावल ने बयान किया? क्या जो है इसमें जज्बाती की अक्कासी ही मसाइल के, माशरती मसाइल की है? क्या इसमें निगेटिव चीज़ें नहीं बयान की गई हैं? क्या अय्याशियाँ नहीं बयान की गई हैं? नावल में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो नहीं छुआ जाता है? पूरे कैरेक्टर में अगर टेढ़ी लकीर आप उठा करके देखेंगे तो वो जो है वो माशरती मसाइल तो उसमें बयान किया गया है, लेकिन पॉजिटिव के बजाय एक लड़की का नेगेटिव भी कैरेक्टर बयान कर दिया गया हीरोइन को। तो इस तरह से दलील दुरुस्त नहीं है। इस बार इसकी अहमियत सिर्फ इतनी 2-3 चीज़ों से नहीं है भाई। किसी भी चीज़ की अहमियत कुछ बड़े दायरे से होगी, बड़ी चीज़ों से होगी, ना कि छोटी चीज़ों से होने वाली है। तो क्या होगा फिर? दावा ठीक है। तो इसमें दावा जो है वो ठीक है, दलील गलत है। आंसर सही क्या होगा? दावा जो है वो सही है और दलील जो है वो गलत है। यानी ये आंसर आपका पहला वाला सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। अगला देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू अदब के मसलह थे, यानी इस्लाह करने वाले, सुधार करने वाले। अब अगला देखिए, दलील ये है उन्होंने मुसलमानों में जदीद तालीम को फ़रोग़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपका सभी का सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन ये दे दिया है कि दावा सही और दलील। यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर सब पढ़िएगा। इसके बाद में ये दिया गया है कि दावा सही है और दलील भी सही है, वजाहत नहीं है। फिर दावा गलत है और दलील भी गलत है। क्या ये ठीक है? आप उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। तो पहली वाली आप अगर देखेंगे तो उर्दू अदब के मसले थे, बिल्कुल। इन्होंने उर्दू कहा कि नस्र आसान होनी चाहिए, तमाम चीज़ें उर्दू की इस्लाह की है, चीज़ों के बारे में बताया है कि सुधार होना चाहिए। ठीक है।
और उसके बाद में नीचे इन्होंने दिया गया है कि उन्होंने कहा मुसलमानों में जदीद तालीम की फ़रोग़ मिलना चाहिए। तो जदीद तालीम तो उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों के अंदर लाने की कोशिश की, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर खड़ी कर दी, ताकि मुसलमानों में जो साइंस है, मेडिसिन है और अंग्रेज़ी है, वो चीज़ें सीख सकें। तो दावा तो ठीक है और दलील भी ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इनकी वजाहत भी ठीक है या वजाहत गलत है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वजाहत जो है वो गलत है। वजाहत का ऊपर वाले में उर्दू अदब की इस्लाह की है। क्या उर्दू अदब से मुसलमानों के अंदर जदीद तालीम आ जाएगी? या जदीद तालीम एक अलग टॉपिक है, मुसलमानों में जदीद तालीम लाना, और उर्दू की इस्लाह करना एक अलग टॉपिक है। तो उसकी वजाहत जो है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दलील नहीं कर रहा। तो आंसर आपका जो सही होगा वो दावा और दलील दोनों ठीक हैं, और जो वजाहत है वो सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होने वाला है सी। आइए अगला सवाल पर हम लोग बात करते हैं। सवाल यह है कि दावा ये किया गया है, देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देखना है, आपको तैयारी करना है उर्दू की फ्री तैयारी, और एक उर्दू के लिए जो जज्बा होना चाहिए, जो टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसको पूरा करना है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा और अपने सभी साथियों को, जितने भी ग्रुप हैं उनमें एक दूसरे को ये बात ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पर किस तरह का कॉन्टेंट मिलता है और किस तरह से इसकी मुहिम। देखिए अभी 9000 से ज़्यादा पद निकले हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर निकलने वाले हैं बिहार के। निकलेंगे नहीं, हवाई है, बस चल रहा है, हमें उम्मीद है निकलेंगे नहीं, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम बिहार के अंदर पिछले 2 साल से होने वाला है और सरकार बदल गई, सारी चीज़ें हुई, मुख्यमंत्री 2 बार चेंज हो गया, लेकिन अभी तक ये एग्ज़ाम निकल नहीं। ये लॉलीपॉप होता है जो टुकड़ा डाला जाता है जनता के सामने, तो निकलेंगी नहीं, लेकिन अगर भविष्य में निकलती हैं तो समस्या इसमें यह है कि 9000 के पदों में उर्दू के कोई भी वैकेंसी नहीं है, उर्दू को शामिल नहीं किया गया। और उर्दू के प्रोफेसर मुस्लिम तबके को, जो उर्दू पढ़ने वाला है ज़्यादातर, ख़ास तौर से उन्हें बहुत आसानी और बहुत सरल लफ्ज़ों में उल्लू बनाते रहते हैं। उनसे कहो कि इस पे आवाज़ उठाओ तो तुरंत कहेंगे अखबार इसके बारे में नहीं लिख रहे, इनका मजमून नहीं छाप रहे, उसकी ये बात नहीं छाप रहे, जबकि इस हरामजादे ने एक भी मजमून नहीं लिखा होगा इस मैटर पर, क्योंकि इसको 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और ये खुश बैठा हुआ है। तो हम तो बहुत खुल करके बोलते हैं और किसी की औकात नहीं जो मेरा कुछ उखाड़ पाए। ये देखिए आगे, और ख़ास तौर से हम इनसे तो सख्त, मतलब जो है सख्त से सख्त नफरत करते हैं। ये वो मछलियां हैं व्हील, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को खा रही हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू को तबाह और बर्बाद किया है। हम खुद उर्दू के नहीं हैं, उर्दू की तरफ आए, हम तो हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी ही मुझे आती है। तो गलतियां अगर होती हों मुझसे तो मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और अच्छा काम कर पाएँ। अपना टॉपिक ये है कि फैज़ अहमद फैज़, इस जो चर्चा मैंने की है बिहार वाले, इस वाले पर भी अपना स्ट्राइक आएगा, और तमाम जो मसले उर्दू के होते हैं उन पर हमारी वीडियो ज़रूर आती है। और एक बात याद रखिए कि जो 14 और 13 का एग्ज़ाम होने वाला है उर्दू वालों का, GIC का भी होने वाला है, प्री का और एल्टीमेंस का, वो एग्ज़ाम नहीं हटेगा, लिहाजा आप उस पर गौर कीजिए। हमने रिक्वेस्ट डाली है आपको, मैंने जो ईमेल और नंबर दिया था उस पर रिक्वेस्ट ज़रूर डालिए, एग्ज़ाम हट सके तो बढ़िया बात है। ठीक है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायर थे, दावा और दलील ये है कि उनकी शायरी में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई है। क्या इसमें जो है आपका क्या सही होने वाला है आंसर? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जो है वो जो दावा किया गया है वो गलत है। दावा जो है काहे गलत है कि फैज़ जो है वो इनकलाबी शायर नहीं, इनकलाबी और रोमान के संगम का शायर अगर कहा जाता तो बात ठीक है, क्योंकि इनकलाबी से ज़्यादा तो रोमान है इनके वहाँ, और दोनों चीज़ें अगर मिला के कहा जाता तब भी बात ठीक हो जाती। सिर्फ एक चीज़ को नहीं, सिर्फ अगर रोमान के शायर कहे जाते तब भी दावा गलत होता, सिर्फ इनकलाबी कहे गए हैं तब भी दावा गलत है। लेकिन दलील ठीक है। दलील क्या ठीक है कि उनकी शायरी में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई, तो बिल्कुल उन्होंने चाहे 1947 का गदर हो उस पर भी आवाज़ उठाई है, और सुबह आज़ादी जैसी नज़में लिखी हुई हैं, साथ साथ में जो इस्तेहसाल गरीबों का होता है उस पर भी है, इसीलिए रावलपिंडी साजिश में ये पकड़े भी गए। तो कहने का मतलब दावा तो गलत है, लेकिन दलील जो है वो ठीक है। दावा गलत है, दलील ठीक है। आंसर आपका डी सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान कहलाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नरमी, मिठास और शाइस्तगी पाई जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो उर्दू ज़ुबान है वो मोहब्बत की ज़ुबान बिल्कुल कही जाती है। और कही क्यों जाती है तो उसकी वजह भी है। मोहब्बत की ज़ुबान इसलिए क्योंकि किसी मोहब्बत का दलील क्या है? मोहब्बत की दलील तो यही है कि आपके अंदर मिठास हो, बोलने में कड़वाहट ना हो, और नरमी होनी चाहिए, लहजा थोड़ा सा नर्म होना, तो उसी से तो बंदा मोहब्बत करता है। मेरे जैसे से मोहब्बत क्यों करेगा? क्योंकि मैं तो सख्त बोलता हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं मोहब्बत की, कि बैसाखियों के सहारे चलना हम पसंद भी नहीं करते।
तो इसमें जो है इस तरह से इनका लहजा जो है उर्दू जो है वो इसी वजह से मतलब दावा भी ठीक है और दलील भी ठीक है, और कहा जाए तो वजाहत भी ठीक है। यानी आंसर आपका सी सही होने वाला है, वजाहत गलत नहीं होनी है, वजाहत भी ठीक है। अगर यही दावा कर देता कि उर्दू एक शीरी ज़बान है, देखिए हम सवाल के साथ में एक और भी सवाल आपके सामने बताते चलते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहा जाता उर्दू एक शीरी ज़बान है और दलील ये दी जाती, तब दावा तो ठीक हो जाता, फिर दलील गलत हो जाती, क्योंकि शीरी इन चीज़ों से नहीं बनी है, शीरी बनी है दूसरी अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज के मिलने से। आगे देखिए, दावा है कि ड्रामा अदब की मौसस सिन्फ है, तो मौसस सिन्फ है ड्रामा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता है गलत बात है। अगला देखिए कि ये किरदारों और मकालों के ज़रिए माशरे की अच्छाइयाँ बयान करता है। वाह, बताइए भाई सही है गलत है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना है, बहुत आसानी से पकड़ा जाने वाला सवाल है। देखिए, ये तो बात हमने कहा था कि उर्दू में कोई भी सिन्फ के बारे में पूछा जाए, उसे मौसर पूछ लिया जाए, उसको अहम पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल ठीक ही दावा रहेगा। लेकिन दलील गलत है भाई, क्योंकि अच्छाइयों को बयान करता है, ये बात नहीं है। मकाले उसमें गलत भी होते हैं भाई। अगर कैरेक्टर ड्रामे में दिखाए जाते हैं, एक तरफ हीरो का हो एक तरफ विलन का हो, तो विलन के मकाले कैसे होंगे? अच्छाई वाले होंगे। वो तो पीटने वाला, गद्दारी करने वाला, गालियाँ देने वाला कैरेक्टर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर दलील गलत है। किरदारों और मकालों के ज़रिए माशरे की अच्छाइयाँ बयान करता है, तो किरदारों के ज़रिए नहीं, कैरेक्टर के ज़रिए। ये भी तभी भी ये गलत है, कैरेक्टर्स के ज़रिए माशरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, सिर्फ पर्टिकुलर। हमेशा सिर्फ एक चीज़ पर विचार मत कीजिए। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा पहला वाला, दावा ठीक दलील गलत। उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा। अब ये सवाल भी देखिए, सवाल है कि उर्दू शायरी में कुदरती मनाजिर खूबसूरती से बयान हुए हैं। क्या गलत है भाई? आप बताइए, क्या खूबसूरती के मनाजिर खूब नहीं बयान हुए? बिल्कुल हुए हैं। यानी बहार है, बरसात है, नदी हैं, झरने हैं, झील है, पर्वत हैं, इन सब चीज़ों की जो कुदरती निज़ाम है उनका खूबसूरती से बयान नज़ीर के वहाँ भी मिलेगा आपको, कुली कुतुब शाह के वहाँ मिलेगा, और अमूमन सभी शायरों के वहाँ मिलेगा। तो दावा ठीक है। आप दलील भी देखिए, शोरा ने फूलों, चांद, दरिया और बारिश को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है एक्सप्लेन करने में, एक चीज़ समझ लीजिए। उसको सही कर देते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। कहाँ चला गया यार? ये देखिए, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उर्दू शायरी में कुदरती मनाज़र की खूबसूरत बयान की गई है। तो ये दावा जो किया गया है, ये दावा गलत है। वो गलत कैसे है, ये चीज़ आप देखेंगे तो दावा गलत ऐसे है कि उर्दू शायरी में सिर्फ खूबसूरती नहीं बयान की गई। मैंने कहा कोई छोटी चीज़ पर आप नज़र ना रखिए, उर्दू शायरी एक बहुत बड़ा दायरा है, कौन सा मौजू है जो उर्दू शायरी नहीं छूती। तो इसमें क्या है, उर्दू शायरी में कुदरती मनाज़र की खूबसूरती बयान की गई है, तो बयान तो की गई है, लेकिन सिर्फ कुदरती ही कुदरती बयान कर दी गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये और कुदरती चीज़ों में आता क्या है, तो ये आता है यानी शोरा के जो हैं, शोरा के वहाँ फूल है, चाँद है, बारिश है, खूबसूरत, इन्हीं चीज़ों का बयान है क्या? अगर इन्हीं चीज़ों का बयान है तो ऊपर वाला दावा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होगा गम का भी बयान मिलता है शायरी में, तमाम और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, कुदरती चीज़ें अगर कौन कौन सी होती हैं तो फिर उसमें फूल भी, चाँद भी, बारिश भी, ज़मीन भी, ये चीज़ें होती हैं। तो दावा जो है वो गलत है, दलील जो है वो ठीक है। आंसर आपका पहला वाला सही होने वाला है, दावा गलत है, दलील सही है। दावा ये होता है कि मतलब उर्दू शायरी में कुदरती मनाज़र की खूबसूरती के बयान के साथ साथ आलमी मौज़ूआत बयान होते हैं, आलमी सतह के सारे मौज़ूआत बयान होते हैं, तब दावा ठीक हो जाता। छोटा सा दायरा नहीं रह सकता है। चलिए यहीं तक बात करते हैं, बाकी हम लोग और जो दावा दलील के जितने क्वेश्चन हैं उन पर बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि इनमें समझाने में भी टाइम लगता है, और इनको चाहो तो अपने पास नोट कर सकते हो। बाकी आप अपने जो चैनल पर नंबर दिया गया है उस पर बात कर सकते हो, और उसी के ज़रिए जो इस बात को तय कर सकते हैं कि आपके नंबर किस तरह के आते हैं, किस तरह की तैयारी है। जो भी मशवरा है कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। उर्दू TGT GIC की प्रैक्टिस और नोट्स स्टडी के लिए इस किताब शाहीन का इस्तेमाल करें। उर्दू के हर एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस के लिए अपना चैनल उर्दू हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए।